मेरा नाम प्रियंका है। मैं एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिता का बहुत बड़ा बिजनेस था। मेरे पिता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे और मैं अपने माता पिता की बिगड़ी हुई इकलौती औलाद थी। वो कहते हैं ना कि अमीरों के बच्चों में एटीट्यूड होता है, तो मैं भी ऐसी ही थी। मुझ में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था। मैं अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। मैं खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हर लड़की को अपने से ज़्यादा खूबसूरत नहीं समझती थी। मुझे गरीबों से बहुत सख्त नफरत थी। गरीब लोगों से मुझे इरिटेशन फील होती थी। मैं गरीबों से बहुत दूरी बनाकर रखती थी। लेकिन यही एटीट्यूड मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, मुझे इस बारे में नहीं पता था। मैं आज आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों का इतना दिल दुखाया कि एक दिन मेरे साथ इतना बुरा हो गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मैं अमीर बाप की इकलौती बिगड़ी हुई और बदतमीज़ औलाद थी, जबकि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे और पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन पैसों के गुरूर ने मुझे अंधा बना दिया था। मुझे खुद पर इतना गुरूर था कि मैं गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझती थी और अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझती थी। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसे हादसे भी होते हैं जो ज़िंदगी का मतलब ही बदल कर रख देते हैं। एक दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के बाद अपने घर की तरफ जा रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि मेरी मम्मी परेशान हो रही होंगी, इसलिए शॉर्टकट के रास्ते से घर जाती हूँ। मैं ये प्रोग्राम बनाते हुए गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़ चुकी थी। अचानक थोड़ी दूर जाकर मेरी गाड़ी को एक झटका लगा और वो बंद हो गई। मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे गाड़ी स्टार्ट ना होने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सही चलते चलते ना जाने गाड़ी को क्या हो गया। बाहर निकलकर देखा तो बोनेट में से धुआं निकल रहा था। मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा था। शायद मैं ड्राइवर को अपने साथ लेकर आ जाती। मुझे तो गाड़ी भी ठीक नहीं करनी आती थी कि अब मैं क्या करूं। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। रात के टाइम और सुनसान रास्ते पर मैं अकेली वहां पर खड़ी हुई थी। ऊपर से किसी अनजान का हाथ खुद पर महसूस करके मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं हिम्मत करके पीछे की तरफ पलटने लगी। मेरे सामने एक अजीब सी शक्ल वाला आदमी खड़ा हुआ था। उसको देखते ही मेरी चीख निकल गई। मैं उस आदमी के पास से हटने लगी और ख़ुद को उससे दूर करने लगी। उस आदमी ने बहुत फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और वो मुझे बहुत घूर घूर कर देख रहा था। इस समय पहले से ही मैं बहुत परेशान थी और ऊपर से उस अजीब से आदमी का मुझे खामोशी से घूरना मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैंने उस आदमी से पूछ लिया कि तुम्हें क्या परेशानी है, यहाँ क्यों खड़े हो और मुझे क्यों घूर रहे हो। मेरे सवाल पर उसने रोते हुए कहा कि मैडम, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो और मेरी मदद कर दो। मैं समझ गई थी कि वो भिखारी है और इस रास्ते पर लोगों को रोककर भीख मांगता होगा। मेरी हालत उस वक्त किसी भी तरह से कोई मदद करने वाली नहीं थी। मैंने उससे कहा कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तो वो बहुत ज़बरदस्ती मुझसे कहने लगा कि मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मेरे बच्चों को खाने की ज़रूरत है, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने उस भिखारी पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम कितने हट्टे कट्टे हो, खुद काम करके भी तो पैसे कमा सकते हो, ऐसे भीख मांगकर कब तक अपना गुजारा करते रहोगे। मेरी बात सुनकर वो भिखारी कहने लगा कि अरे मैडम जी, अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी तो मत करो, मगर ये दौलत की धौंस ना जमाओ। तुम्हें बड़ा घमंड है ना अपने आप पर और अपनी इस दौलत पर, फिक्र मत कर। आज तो मुझ परेशान की परेशानी नहीं समझ रही, एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान तुझे हर चीज़ से तरसा देगा। जिस तरह मैं मुसीबत में पिट रहा हूँ, तू भी दर दर की ऐसी ही ठोकरें खाएगी। मैं तो उस आदमी के बदलते तेवर देखकर हैरानी रह गई थी। वो कैसे मुझसे पैसे मांगने के लिए रो रहा था और उसके बाद वो मुझे बुरा भला कहने लगा, मुझे बद्दुआ देने लगा। मुझे कोसता हुआ वो सीधा चलता हुआ ना जाने कहाँ गायब हो गया था। मैं तो उसी को गौर गौर से देख रही थी और उसकी कही हुई बातों पर परेशान हो गई थी और यही सोच रही थी कि कैसे उस भिखारी ने मुझे ना जाने क्या क्या कह दिया था। मैंने उसे कोई गलत बात तो नहीं की थी, आखिर वो कब तक ऐसे भीख मांगता रहेगा। उफ, मैं भी ना जाने किस परेशानी में फंस गई थी।
मैं कार के अंदर जाकर बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। थोड़ी ही दूर तक मेरी गाड़ी चली थी कि इतनी देर में मेरी कार के सामने एक और कार आ गई। मेरी कार के सामने ही उसने फ़ौरन ही ब्रेक लगा लिए। अच्छा हुआ कि ब्रेक लगा लिए, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता और मैं हैरान परेशान कार के अंदर ही बैठी रही। आज मेरे साथ न जाने कौन कौन से हादसे होने लगे थे। मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी सामने वाली कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। मैं तो उसे देखकर घबरा गई थी। मैंने देखा कि वो मेरी तरफ आ रहा है। मैंने जल्दी से कार स्टार्ट की और मैं बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए वहाँ से निकल गई। लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो मेरी जान बच गई थी। वो इंसान उसी जगह पर खड़ा होकर मेरी गाड़ी की तरफ देख रहा था। मुझे हैरानी हो रही थी कि अगर उस आदमी के इरादे ठीक नहीं थे तो वो वहाँ पर क्यों रुक गया था। आखिर उसने मेरा पीछा क्यों नहीं किया। मगर मैंने इस बात को इग्नोर किया और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। मैंने ठान लिया था कि आइंदा मैं कभी इस रास्ते पर नहीं आऊँगी। मैं हांफती हुई घर में दाखिल हुई। मेरे शरीर से पसीना बह रहा था। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रही थी। मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई मुझे देखकर हैरान हो गए थे और मुझे देखकर परेशान होने लगे थे। मेरे साथ जो हुआ था मुझे ये बताना उनको ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उन दोनों को कुछ भी नहीं बताया। यही कहा था कि बस मेरा एक्सीडेंट होते हुए बच गया। माँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि आगे से तुम कभी खुद गाड़ी नहीं चलाओगी, या तो ड्राइवर को साथ लेकर जाओगी या फिर घर से किसी को लेकर जाओगी, वरना तुम्हें अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने माँ को परेशान देखा तो कहने लगी कि ठीक है, मैं कभी अकेले नहीं जाऊँगी। अब मैं जाकर अपने कमरे में आराम कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। फ्रेश होने के बाद मैं अपने बेड पर जाकर लेट गई। लेटते ही मुझे वो सारी बातें याद आ रही थी और मेरी आंखों के सामने उस भिखारी का चेहरा घूम रहा था। मैं ना चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर ये सब कुछ क्या था। मुझे लगा शायद मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। अगले दिन मैं उठी तो हमारे घर में एक नया लड़का आया हुआ था। मैंने माँ से पूछा कि ये नया लड़का कौन है, क्या आपने कोई नया नौकर रख लिया है। माँ ने कहा कि ये लड़का घर के कामों के लिए नहीं है, बल्कि इमरजेंसी में अगर कोई भी काम होता है तो तुम इससे ही करवाना। ये लड़का हमने तुम्हारे काम के लिए रखा है। उस लड़के की एज लगभग 20 से 21 साल होगी। मैं जब ब्रेकफास्ट करने के लिए गई तो मुझे पता चला कि मेरे डैड शहर से बाहर किसी काम के लिए गए हैं। ब्रेकफास्ट करते टाइम मम्मी ने मुझे ये बात बताई। मेरा छोटा भाई स्कूल गया हुआ था। मम्मी और मैं नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे। मम्मी ने मुझे कहा कि अब ये लड़का हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे साथ ही घर से बाहर जाया करेगा। मैंने इसको तुम्हारा बॉडीगार्ड बना दिया है। ये सुनकर मैंने मम्मी की तरफ हैरानी से देखा और कहने लगी, मम्मी मगर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी मुझसे कहने लगी कि बेटा आजकल के हालात ठीक नहीं हैं और तुम यूनिवर्सिटी से रात तक घर आती हो। मुझे तुम्हारी हमेशा फ़िक्र लगी रहती है और सच पूछो तो इसको मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ही यहाँ पर रखा है। मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी। मैंने मम्मी से कहा कि आप परेशान मत हो, आपकी बेटी अपने खुद ही हिफाजत कर सकती है। मगर मम्मी तो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और कहने लगी कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। अब से ये तुम्हारे साथ जाया करेगा और तुम्हें साथ ही लेकर आया करेगा। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। तैयार होकर मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी मम्मी की मुझे आवाज़ आई। उन्होंने उस लड़के को हुक्म दिया कि बेटा जाओ, अदिति मैडम के साथ जाओ। वो लड़का मम्मी का हुक्म सुनते ही ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी में सवार हो गया था। सारे रास्ते में इरिटेट फील कर रही थी। मैं 3 साल से अपनी यूनिवर्सिटी में थी। मेरे डैड ने मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए स्पेशली कार दी थी और मुझे हर जगह अकेले जाने की आदत थी। आज इस लड़के की वजह से मुझे एक अजीब सी उलझन हो रही थी। मगर ये लड़का भी बड़ा बदतमीज़ था। कोई और होता तो मेरी माँ की बातें सुनने के बाद कभी भी मेरे साथ नहीं आता। आज तो रास्ता भी काफ़ी लंबा लग रहा था। जैसे तैसे मैं यूनिवर्सिटी तक पहुँच गई थी। कार की चाबी मैं उसको देकर जल्दी से यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई थी। मेरी फ्रेंड्स अगर इस अजीब से बॉडीगार्ड को मेरे साथ देख लेती तो मेरा बहुत मजाक बनाती। मेरी यूनिवर्सिटी में सब हाई क्लास के लोग पढ़ते थे। उनको तो ऐसा लगता था जैसे पेरेंट्स का फिक्र करना कोई पाबंदी की बात है। थोड़ी दूर चलने के बाद जब मैंने उसको पलटकर देखा तो वो लड़का जा चुका था। मैं यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी पढ़ाई करने में बिजी हो गई थी। मैं काम में इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि बाहर का मौसम ख़राब हो गया। जब मुझे मम्मी की कॉल आई तब मुझे इस बारे में पता चला।
माँ ने कहा कि वक्त ज़्यादा हो गया है और वो लड़का सुनील यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हुआ मेरा इंतज़ार कर रहा था। मम्मी से तो मैंने कुछ नहीं कहा और अपना बैग उठाकर पार्किंग के एरिया में चली गई। मम्मी ने मुझे बताया था कि वो वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैंने देखा कि वो कार के पास सर झुकाए खड़ा था। मुझे आते हुए देखकर जल्दी से उसने कार का दरवाज़ा खोला। मैंने उससे कहा कि ये गाड़ी मेरी है और मम्मी ने तुम्हें मेरे सर पर ज़बरदस्ती डाल दिया, तो मेरे ड्राइवर बनने की कोशिश मत करो। मेरी बातें वो चुपचाप सुनता रहा। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मैं खुद ही चलती हुई गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चलाने लगी। मैं जानती थी कि ये गरीब परिवार से बिलोंग करता है और गरीब लोगों को तो सिर्फ पैसे से ही मतलब होता है। उन्हें इज्जत या बेइज्जती इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों के लिए इज्जत ज़्यादा मायने नहीं रखती, तभी तो काम करने के साथ साथ अपने मालिकों की 1000 बातें भी सुन लेते हैं और कुछ कहते तक नहीं हैं। मगर वो लोग इन पर तरस खाते होंगे, मगर मैं तो ऐसी नहीं थी। सुनील के होते हुए मैं खुद को कैद महसूस कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि घर जाते ही मैं डैड से कहूँगी कि सुनील को मेरे सर से हटा दें। आखिर कुछ ऐसा भी नहीं हो रहा जिसकी वजह से मुझे कोई ख़तरा हो। मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। घर जाते ही मैं गुस्से में अपने कमरे में चली गई थी और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया था। नौकरानी जब मुझे बुलाने आई तो मैं उसके कहने पर अपनी मम्मी के कमरे में चली गई थी। मम्मी और मेरा छोटा भाई आपस में बातें कर रहे थे और मुझे आता हुआ देखकर वो दोनों खामोश हो गए और मैंने पूछा कि क्या बात है, आप दोनों मुझे देखकर ऐसे चुप क्यों हो गए। मेरी बात सुनकर मेरे छोटे भाई ने जवाब दिया, अरे छोड़ो ये बताओ दीदी, आपका बॉडीगार्ड कैसा है। उसके बारे में सुनते ही मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते ही मेरा छोटा भाई मजाक बनाते हुए अंदाज में मेरे ऊपर हंसने लगा था। मम्मी ने मेरे भाई को डांट लगाई कि बेटा ऐसे किसी पर नहीं हंसते और मुझसे कहने लगी कि अदिति बेटा, तुम्हें आखिर सुनील से क्यों चिढ़ हो रही है, वो तो काफ़ी सीधा और समझदार लड़का है। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे नहीं पता वो सीधा है या समझदार, बस कल से आप उसको मेरे साथ नहीं भेजोगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगी। इससे पहले मम्मी मुझे कुछ समझा बुझाकर मनाती, कुछ कहने से पहले ही मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई थी। उसके बाद क्या था कि जिस इंसान से मुझे नफरत होने लगी थी वो मेरे सामने ही खड़ा था। मम्मी के कमरे से निकलते ही सुनील मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मुझे देखते ही उसने अपना सर झुका लिया था। मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा उलझन होती थी और गरीब लोगों की शराफत देखकर तो मुझे और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती थी, क्योंकि मुझे गरीब लोगों से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। ये गरीब लोग हम जैसे अमीर लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। न जाने मेरी मम्मी को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही थी। मेरी मम्मी भी बहुत पुराने ख्यालों वाली औरत थी। मैं सोचती थी कि वो तो कभी भी चालाक लोगों की चालाकी को नहीं समझती हैं। जैसे ही डैड घर आएंगे उनके आते ही मैं इस लड़के का कोई बंदोबस्त करवाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे सुनील घर में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उसको अभी और इसी वक्त अपने घर से निकाल दूं। हालांकि मेरे घर में इससे पहले भी कई नौकर काम किया करते थे, लेकिन ना जाने क्यों मुझे इस नौकर से और भी ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। उन नौकरों को देखकर तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे सुनील पर बहुत गुस्सा आता था। यही सब सोच सोचकर मेरा दिमाग ख़राब हुए जा रहा था। मेरे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे थे और मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के बजाय इस घर के नौकर पर ध्यान दिए जा रही थी। घर में रहकर पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपनी एक दोस्त के घर जाकर पढ़ाई कर लेती हूँ। मैंने अपने रूम से बुक्स उठाई और सीढ़ियाँ उतरकर मैं सोच रही थी कि मैं मम्मी को बता दूँ कि मैं अपनी फ्रेंड के घर पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ। मैं जैसे ही मम्मी के कमरे की तरफ गई तो मम्मी के बोलने की आवाज़ मुझे आ रही थी और मम्मी की बात सुनने के लिए मैं जहाँ खड़ी थी वहीं रुक गई। मम्मी सुनील से कह रही थी कि सुनील, तुम हमेशा मेरी बेटी के साथ रहा करो। वो जहाँ भी जाया करे तुम उसका पीछा किया करो। वो किससे मिलती है, किसके पास जाती है, हर बात की इन्फॉर्मेशन लाकर मुझे देना। तुम्हें इसी काम के पैसे दिए जाते हैं और हाँ, अगर तुमने अपना काम ईमानदारी से किया तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। लेकिन मेरी बेटी को तुमसे बहुत परेशानी हो रही है। तुम कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना, वरना अंजाम तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। अब तुम जा सकते हो और जाकर अपना काम देखो। मैं जाकर साइड की दीवार पर छुप गई थी। आखिर मैं खड़ी हुई सोच रही थी कि ये सब कुछ क्या था। मम्मी ऐसा क्यों कह रही थी। न जाने मम्मी मुझ पर क्यों नज़र रख रही हैं और इस लड़की को मेरे लिए काम पर क्यों रखा गया है। मैं खामोश हो गई। मैंने अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने दोस्त के घर चली गई।
दोस्त के घर जाने के बाद मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही थी। बस मेरे दिमाग में मम्मी की कही हुई बातें ही घूम रही थी। मम्मी को न जाने मुझ पर किस बात का शक था जो वो मुझ पर इतने पहरे लगा रही थी। मैंने हर तरफ से सोचा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। अगर मेरी कोई गलती होगी तभी तो मैं अपनी गलती को मानूंगी। ऐसे कैसे मान लूं कि मैंने कोई गलती की है। मैं घर जाते ही मम्मी से बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि वो कैसे मुझ पर शक कर सकती हैं। मैंने घर जाकर मम्मी से बात करने का फैसला कर लिया था, मगर जैसे ही मैं घर पहुंची तो सामने डैड को बैठा हुआ देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैं अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए अपने डैड को घर में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और जाकर उनके गले से लग गई। डैड से उनकी तबीयत के बारे में पूछने के बाद डैड ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जो वो मेरे लिए लेकर आए थे। डैड मेरे छोटे भाई के लिए भी काफ़ी सारे गिफ्ट लेकर आए थे। उस बात को तो मैं भूल ही गई थी जो मम्मी से पूछने वाली थी। डैड ने जब सुनील को हमारे घर में देखा तो वो मम्मी से पूछने लगे कि आखिर ये नया लड़का कौन है। मम्मी ने उस लड़के को आवाज़ देकर पास बुलाया और कहने लगी कि ये लड़का मैंने ऊपर के कामों के लिए रखा हुआ है। ये बेचारा बहुत गरीब बच्चा है। अच्छा हुआ आपने इसको देख लिया, मैं तो इसको आपसे मिलवाना ही भूल गई थी। डैड ने कहा कि अच्छा किया, घर के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, घर में तो जितने नौकर हों कम ही कम है। मैंने डैड को बताया कि ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी भी जाता है। मम्मी ने इसको मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बना दिया। मम्मी को शायद ये नहीं पता था कि मैं डैड को इसके बारे में बता सकती हूँ, तो मम्मी घबराने लगी और डैड से कहने लगी कि नहीं, मैंने इसको इसलिए अदिति के साथ भेजा था कि आजकल का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। हमारी बेटी अकेली जाती है और अकेली ही आती है, उसके साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए, बस इसीलिए। डैड कहने लगे कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रख लिया तो रख लिया, मगर मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो कोई ऐसा वैसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से हमारा सर नीचा हो। मुझे मेरी बेटी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। मैंने हंसते हुए अपने डैड की तरफ देखा जो कि मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे। वैसे भी मुझे उस टाइम अपने डैड की मोहब्बत और दिलासे की ज़रूरत थी और वो मुझे मिल गया था और अब मम्मी और उस लड़के के कहने पर मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। डैड ने जो भी कहा था वो सुनकर मेरे दिमाग की सारी परेशानियां कम हो गई थी। अगले दिन मैं खामोशी से उस लड़की के साथ ही यूनिवर्सिटी चली गई थी। मैं समझ गई थी कि मैं इस लड़के से जितना भी दूर जाने की कोशिश करूंगी, मम्मी इतना ही इस लड़के को मेरे पीछे लगाएंगी। वैसे भी अब मुझे किसी बात का डर नहीं था। ये क्या, इसके घर वाले भी मेरे ऊपर नज़र नहीं रख सकते थे। वो दिन बहुत अच्छा था। अचानक मुझे एक काम से कुछ बुक्स लेने के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाना पड़ गया था। घर जाने में मुझे काफ़ी देर हो गई थी और शहर में पता नहीं क्यों हड़ताल हो गई थी। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। सोचा कि घर पर फ़ोन करके बता दूं कि मुझे देर हो जाएगी, मगर फ़ोन तो यूनिवर्सिटी में ही रह गया था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं और सड़क के किनारे चल रही थी। रात के 12 बजने वाले थे। मुझे डर महसूस होने लगा था। अचानक एक गाड़ी मेरे तरफ आई और मेरे सामने आकर रुक गई। अगर ब्रेक नहीं लगता तो मेरी जान भी जा सकती थी। मेरा दिल तेज़ी के साथ धड़क रहा था। धड़कते दिल के साथ मैं उस गाड़ी को देख रही थी। वो गाड़ी मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। तभी गाड़ी से एक लड़का उतरा। उसे देखकर मैं गुस्से में आ गई थी और उससे कहने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी ही गाड़ी मुझ पर चढ़ाने वाले थे। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सुनील था। मैंने उससे कहा, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो और इस गाड़ी में बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये गाड़ी मुझे मेरे डैड ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। तुम्हें पता भी है कि इस गाड़ी की कीमत कितनी है। तुमने इस गाड़ी में बैठकर इस गाड़ी की वैल्यू कम कर दी और जबकि तुम मेरी गाड़ी में बैठ गए हो तो तुम मुझे ही मारना चाहते हो। वो चुपचाप मेरी सारी बातें सुन रहा था। मैंने जब उसको चुप देखा तो मैं कहने लगी, अब मुँह से कुछ बोलोगे या नहीं? क्यों बैठे थे मेरी गाड़ी में? तो वो कहने लगा कि जी, वो मुझे साहब जी ने आपको देने के लिए भेजा था, आप गाड़ी में बैठ जाइए। मैंने उससे नहीं पूछा कि आखिर उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। ये तो मुझे पता था कि मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर जाते ही बाहर खड़ा होकर वो मेरा इंतज़ार करता है और आज भी जब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी गई थी तब भी उसने मेरा पीछा किया होगा। मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक उसने गाड़ी घर की तरफ लेने के बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ ली थी। मैंने देखा और उससे कहा कि ये घर का रास्ता नहीं है। तो सुनील मुझसे कहने लगा कि मैडम, शहर के हालात बहुत ख़राब हैं और सारे रास्ते भी बंद हैं, हमें इसी रास्ते से जाना होगा। मैं चुप हो गई और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी कुछ दूर तक ही चली थी कि अचानक गाड़ी रुक गई। मैं घबरा गई थी और उससे पूछने लगी कि तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? तो उसने मुझसे कहा कि मैडम गाड़ी बंद हो गई।
मैंने उससे कहा, तो बाहर जाकर देखो कि गाड़ी को क्या हुआ है, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो। वो गाड़ी से बाहर चला गया। जब काफ़ी देर हो गई तो मैं भी गाड़ी से बाहर चली गई और उससे कहने लगी कि क्या हुआ है गाड़ी में, गाड़ी ठीक नहीं हुई अभी तक। उसने मुझसे कहा कि मैडम, समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी में क्या हुआ है। मैं परेशान हो गई थी कि ना जाने अब क्या होगा। अचानक एक गाड़ी हमारे सामने आकर रुक गई और उस गाड़ी में 3 लड़के थे। वो तीनों तेज़ी से बाहर निकले और उन्होंने सुनील को पकड़ लिया। मैं तो ये सब देखकर घबरा गई थी और अचानक इस हमले से संभल नहीं पा रही थी और चीखने लगी, मगर वहाँ कोई होता तो मेरी चीखें सुनता। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। उनमें से एक लड़के ने मेरे मुंह को दबोच लिया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। जब मैं होश में आई तो मुझे कुछ खुशबू महसूस हो रही थी। मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। न जाने मेरे शरीर को क्या हो गया था। मेरे शरीर में तो बहुत दर्द हो रहा था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी और न होश में आ रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठकर बैठ सकूं। मैंने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, मगर मेरे पैर किसी ने बुरी तरह से जकड़े हुए थे। मुझे लगा जैसे मैं किसी कैद में हूँ, मगर मैं कहाँ पर थी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। आसपास से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। मेरे सर में तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और आंखें भी बंद होने पर मजबूर हो रही थी। तभी मुझे आवाज़ आई, कोई कह रहा था कि इस लड़की का बहुत ध्यान रखना, ये बहुत चालाक लड़की है। फिर किसी ने जवाब दिया कि अरे आप फिक्र मत करो, ये लड़की चालाक है तो हम भी इससे 2 कदम आगे हैं। आप मुझे अच्छे से जानते हो, ये लड़की जितनी चालाक है उतनी ही खूबसूरत भी है। बहुत ही अच्छा माल लाए हो, इस माल के तो तुम्हें दुगने पैसे मिलेंगे। अब की बार तुम बहुत ही अच्छा माल लेकर आए हो। वाह, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। कोई औरत किसी आदमी से बात कर रही थी, लेकिन आदमी की आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। लेकिन ये औरत कौन थी मुझे समझ नहीं आ रहा था और ना ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। मेरे मुंह पर टेप लगा हुआ था और मैं हाथ पैर मार रही थी, लेकिन मैं खुद को होश में भी नहीं ला पा रही थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं सब कुछ ठीक से देख सकूं। मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में मैं अकेली हूं और जो लोग मेरे पास खड़े हुए बातें कर रहे थे वो मेरे पास से जा चुके थे। अब मैं अकेली थी और यहाँ पर मैं कैसे आई थी, मैं इस बात से बेखबर थी। मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे मुंह पर टेप लगा हुआ था। थोड़ी देर के बाद कमरे में कोई आया और उसने बहुत बेदर्दी से मुझे उठाकर बैठा दिया और झटके से मेरे मुंह से वो टेप हटा दिया और मैं होश में आ गई थी। मैंने चारों तरफ नज़र घुमा घुमा कर देखा तो मैं देखकर हैरान रह गई थी और जो इंसान मेरे सामने बैठा हुआ था वो हाथ में पानी का गिलास लिए हुए मेरे पास बैठा था। मैं पानी पीना तो भूल चुकी थी, लेकिन जहाँ पर मैं मौजूद थी वहाँ का नज़ारा देखकर मैं खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। एक औरत मेरे सामने बैठी हुई थी और वो बड़ी बदतमीज़ी से मुझसे कह रही थी कि अरे क्या हुआ चिकनी, जगह पसंद नहीं आई क्या? अरे परेशान न हो रानी, मुझे तेरे होश में आने का ही इंतज़ार था। आखिर मुझे तेरी खूबसूरती के बारे में तुझसे कुछ पूछना था। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं ये सब सुन रही थी और देख भी रही थी कि आखिर मैं कहाँ पर आकर फंस गई हूँ। ये जगह कोई और नहीं बल्कि कोठा था, जहाँ पर ना जाने मुझे कौन छोड़ गया था। आखिर मैं यहाँ पर कैसे आई और मेरा यहाँ पर क्या काम है? इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं सोच सोच कर पागल होती जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जो औरत मेरे सामने बैठी हुई थी वो बहुत ज़्यादा तैयार होकर बैठी थी और मुझसे कहने लगी कि अरे ओ रानी, तुम मुझे देखकर हैरान क्यों हो रही है? ज़रूर तेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा होगा कि तुझे यहाँ पर कौन लेकर आया। मैंने रोते हुए उसकी तरफ देखकर सर हिला दिया। मेरे सर हिलाने पर उसने कहा कि अक्सर हमें जानने वाले ही हमें दर्द देते हैं। मैं उस औरत की बात को समझ नहीं पाई थी। वो मुझे देखकर कहने लगी कि तू यहाँ इस कोठे पर बिक चुकी है और अब यहीं रहेगी और अपनी कीमत लगवाएगी। उसकी बातें सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे अपनी ज़िंदगी बुरी लगने लगी थी। मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। अचानक ही मुझे होश आया और मैं उस औरत के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मुझ पर रहम खाओ, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको पैसे दूंगी, जितने आप कहोगी मैं उतने ही पैसे लाकर आपको दूंगी। प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे खुद के आगे गिड़गिड़ाता हुआ देखकर वो औरत कहने लगी कि ये लड़की, बंद कर अपना ये ड्रामा। तुझ जैसी यहाँ पर बहुत आती हैं
और मैं सबको अच्छे से कंट्रोल में करना जानती हूँ, तो उल्टा मुझे ही पैसे से खरीदेगी। मेरा नाम रज्जो बाई है। मैं तुझ जैसियों को हर रोज़ खरीदती हूँ। आखिर तुम लोगों के शरीर के ही तो मुझे पैसे मिलते हैं। मैं उसके आगे रोने लगी और उसके पैरों में गिर गई। उसने मुझे धक्का दिया और कहने लगी कि बंद कर ये तमाशा। अभी एक लड़की कमरे में आएगी और तुझे तैयार करेगी। आज की रात तेरे लिए बहुत अच्छी रात है। तेरी वजह से आज मैं मालामाल हो सकती हूँ और तुझे भी थोड़े से पैसे दे दूंगी। आज जब खूबसूरत लड़कियों के साथ में तुझे बिठाया जाएगा तो मुझे पक्का यकीन है कि तेरे रेट पहली बार में ही लग जाएंगे। वो औरत ये बात कहकर कमरे से चली गई और उसके जाने के बाद ही एक लड़की कमरे में आ गई और मुझे तैयार करने लगी। मैं तैयार नहीं होना चाहती थी। मैं बुरी तरह से उस लड़की के हाथों को अपने ऊपर से हटा रही थी। गुस्से में आकर उस लड़की ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि खामोशी से तैयार हो जा, वरना मैं तुझे और भी ज़्यादा मार सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं उसकी तरफ रोती हुई आंखों से देख रही थी। कुछ देर तक वो मुझे तैयार करती रही और मैं जब तैयार हो गई तो मैंने उससे कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। उसने मुझे इशारे से बताया कि वॉशरूम वहाँ पर है, चली जा। मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अंदर जाते ही वॉशरूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं से हिम्मत नहीं हार सकती थी। मुझे कैसे न कैसे करके यहाँ से निकलना था। वॉशरूम में खिड़की थी। मुझे बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाश करना था और वो खिड़की मुझे दिख गई थी, मगर उस खिड़की में शीशा लगा हुआ था। मैंने शीशे को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो शीशा मुझसे नहीं खुला। मैंने सोचा कि आखिर मैं शीशे को किस तरह से तोड़ सकूं। मुझे वॉशरूम के कोने में एक भारी वजन का छोटा डब्बा रखा हुआ नजर आया। मैंने वो डब्बा उठाया और पूरी ताकत के साथ उस शीशे पर मारने लगी। जब मैंने कई बार कोशिश की तो आखिरकार वो शीशा टूट ही गया था। मैंने जैसे तैसे कोशिश करके उस खिड़की पर चढ़ने की कोशिश की और उससे बाहर निकल गई, जबकि मेरे दोनों हाथों पर शीशा लग गया था और मेरे दोनों हाथ जख्मी हो गए थे। मगर ये चोट तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जो चोट मुझे आगे लगने वाली थी उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक पतली सी गली थी। मैंने उस गली से भागना शुरू कर दिया। मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी थी। साड़ी मुझसे संभल नहीं पा रही थी, जिस वजह से मुझे भागने में बहुत दिक्कत हो रही थी। साड़ी के साथ मैं ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकती थी और अब तक तो वहाँ सबको पता चल गया होगा कि मैं वहाँ से भाग गई हूँ। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं बस भागती चली जा रही थी। कुछ दूर जाकर अचानक से मेरा पैर मुड़ गया और मैं ज़मीन पर गिर गई। मैंने देखा कि मेरा पैर मुड़ा नहीं था, बल्कि किसी चीज़ में फंस गया था, जो कोई जाल था जो मुझे फंसाने के लिए वहाँ पर डाला गया था। मैं अपने पैर को निकालने की कोशिश कर रही थी। इतनी ही देर में मुझे आवाज़ आनी शुरू हो गई, यानी उन लोगों को पता चल चुका था कि मैं जाल में उलझ गई थी। मैं अपने पैर को उस जाल से निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं अपने पैर को नहीं छुड़ा पाई। कुछ देर बाद वो लोग मेरे सामने ही खड़े हुए थे। मैं बेबस हो गई थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन उन लोगों पर मेरे रोने का कोई असर नहीं हुआ था और वो लोग ज़बरदस्ती मुझे पकड़कर उसी नर्क में वापस ले गए। उन लोगों ने मुझे कोठे पर पहुंचते ही ज़ोर से फेंक दिया और मैं किसी के पैरों में जाकर गिर गई। तभी मुझे किसी ने ठोकर मारकर होश दिलवाया। मैंने चारों तरफ देखा, जहां शादी का माहौल था। हर उम्र की औरत वहां पर तैयार हुई खड़ी थी और चारों ही तरफ खुशबू ही खुशबू आ रही थी, जिस खुशबू से मुझे नशा चल रहा था। मैं बेहोश होती जा रही थी। इससे पहले ही एक आवाज़ मेरे कानों में आने लगी और बेहोश होने से पहले ही मैं पागलों की तरह उठकर खड़ी हो गई। मगर मुझे वापस ज़बरदस्ती ज़मीन पर बैठा दिया गया और कहा कि बाई, ये लड़की तो भागने की कोशिश कर रही थी, संभालो इसको, बहुत दूर से पकड़कर लाया हूँ। मैंने अपना सर उठाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। रज्जू बाई ने ज़ोर से मेरे बाल खींचे और कहने लगी, क्या समझकर यहाँ से भागी थी? ये धंधा मैं पिछले 15 सालों से कर रही हूँ। तेरे जैसी को तो मैं चुटकी में सीधा करना जानती हूँ। मैं रज्जो बाई के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मेरे पिता बहुत अमीर आदमी है। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। तुम प्लीज़ एक बार मुझे जाने तो दो। मेरी बात सुनकर वो औरत अपना पान से भरा मुंह खोलकर हंसने लगी और कहने लगी कि तू क्या हमें बेवकूफ़ समझती है कि मैं तुझे जाने दूं और तू अपने पिता से मुझे पैसे लाकर दे देगी? तू यहाँ से चली गई तो तू अपने पिता से पैसे नहीं, बल्कि उसके साथ पुलिस को लेकर आएगी। तू हमें बेवकूफ़ समझती है और अब तू यहाँ से जाने वाली बात को तो भूल जा और अब इस पेशे को कबूल कर ले।
तेरे लिए यही बेहतर होगा, वरना मुझे अच्छे से तुझे सीधा करना आता है। मुझे वहां से भागने की अपनी आखिरी उम्मीद भी टूटती नजर आ रही थी। उन आदमियों ने मुझे उस औरत के पास से उठाकर चेयर पर बैठा दिया। मैंने पहली बार देखा था कि कोठा कैसा होता है। चारों तरफ चमक ही चमक थी। हर लड़की सजी सवरी दिखाई दे रही थी, इसलिए मेरे लिए सब कुछ नया था। तेज आवाज में गाने चल रहे थे और बहुत से आदमी अंदर आ रहे थे। मैं इतनी ज्यादा भीड़ देखकर बहुत परेशान हो गई थी और मुझे भी उस भीड़ में खड़ा कर दिया गया। एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और घूरते हुए मुझसे कहने लगी कि चुपचाप यहीं पर बैठे रहना, यहाँ पर तुम्हारे रेट लगने वाले हैं। न जाने मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था और अपनी किस्मत पर रोना भी आ रहा था। न जाने मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही थी। मैं चुपचाप वहाँ पर बैठी हुई थी जब एक आदमी ने मेरी तरफ उंगली करके इशारा किया और रज्जोबाई से कहने लगा कि मुझे वो वाली खूबसूरत लड़की बहुत पसंद आई है। आज की रात मैं इसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं अपने आप को जान से मार लूँ। वो आदमी मेरे पास चलता हुआ आ रहा था। इससे पहले कि वो मुझे हाथ लगा था, तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आई और सब लोग चारों तरफ भागने लगे। मगर पुलिस ने कोठे को चारों तरफ से घेर लिया था। मेरी तो जान में जान आ गई थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरे दिल को सुकून मिल गया था। मुझे तसल्ली हो गई थी कि अच्छा हुआ यहाँ पर पुलिस आ गई। इतनी ही देर में रज्जोबाई ने मेरी गर्दन पर चाकू लगा दिया। मेरी तो सांसें रुक गई थी। उसने मुझसे कहा कि अगर तू ज़रा भी हिली तो मैं चाकू से तेरी गर्दन काट दूंगी। पुलिस ने जब मेरी गर्दन पर चाकू रखा हुआ देखा तो पुलिस ने अपने आदमियों से कह दिया कि बंदूक नीचे कर लो। पुलिस ने रज्जोबाई से कहा कि देखो, ये जो तुम कर रही हो वह गैर कानूनी काम है और अब अगर तुमने इस लड़की को नुकसान पहुंचाया तो उसकी सज़ा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चुपचाप इस लड़की को जाने दो और ख़ुद को हमारे हवाले कर दो। रज्जोबाई कहने लगी कि अरे जा जा, मुझे कानून सिखाने वाले बहुत देखे हैं मैंने तुझ जैसे। अगर मुझे तूने यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं इस लड़की की जान ले लूँगी। तभी अचानक मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और देखा कि ये दोनों आपस में बातें करने में बिजी हैं, तो मैंने रज्जो के हाथ पर जोर से काट लिया। मेरे काटने की वजह से रज्जोबाई के हाथ से चाकू भी गिर गया और वो चाकू ज़मीन से उठाकर मैंने रज्जोबाई की गर्दन पर लगा दिया। उस टाइम शायद रज्जोबाई को मुझसे ऐसी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो हैरान होकर वहाँ पर खड़ी थी। मैंने रज्जोबाई से कहा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ और यहाँ पर तुम सब लोगों को गिरफ्तार करवाने के लिए ही आई थी। मैंने अपने साथियों से कहा कि इन सब को गिरफ्तार करो और इन सब के मोबाइल भी ले लो, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पुलिस ने रज्जोबाई को अरेस्ट कर लिया था और मैंने रज्जोबाई से झूठ बोला था। पुलिस ने मुझे और वहाँ की सारी लड़कियों को अपने अपने घर भेज दिया और जो लड़के लड़कियाँ इस काम में शामिल थे उन सबको भी अरेस्ट कर लिया था। मुझे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे घर वाले मुझे इस हालत में देखकर हैरान रह गए थे। इससे पहले कि कोई और मुझसे सवाल करता, मैं सीधा अपने डैड के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। मैंने अपने डैड से सवाल किया कि डैड, आखिर मेरी क्या गलती थी कि आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? मैंने क्या जुर्म किया था? यही कि मैं आपकी सौतेली बेटी थी। मैंने आपको कभी भी अपना सौतेला पिता नहीं समझा, हमेशा अपना पिता समझकर आपसे प्यार करती रही। आखिर क्या गलती थी मेरी जिसकी आपने मुझे सज़ा दी और आपने मुझे उस कोठे पर भेज दिया? मेरी बात सुनकर मम्मी हैरान रह गई थी और घबराकर मेरी तरफ आई और कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, ये आदमी तो बहुत ही ज़्यादा जालिम आदमी है। इसने शुरू से ही हमारे साथ खेल खेला। मम्मी, ये आदमी मुझ पर हमेशा ही नज़र रखता था। वो लड़का जिसको आपने मेरे लिए काम पर रखा था, उस लड़के को इन्होंने ही यहाँ पर आपसे मिलने के लिए कहा था, क्योंकि आपको तो गरीबों पर बहुत भरोसा है। इसलिए उसने आपको अपनी मजबूरी बताई और आपने उसको नौकरी पर रख लिया और मेरा बॉडीगार्ड बनाने के बारे में सोच लिया था। कल तो सुनील ने हद ही कर दी। उसने मुझे प्लानिंग के साथ किडनैप करवाया और कोठे पर जाकर बेच दिया। मुझे पता है कि आप यकीन नहीं करोगी क्योंकि ये आदमी आपके पति हैं, मगर जब मैंने डैड की बहन को कोठे की मालकिन बने हुए देखा तो मैं समझ गई थी कि रज्जोबाई डैड की बहन है। मैं समझ गई थी कि आखिर ये साजिश किसने की है और वो लड़का किसी गांव से नहीं आया था, बल्कि वो रज्जोबाई का ही बेटा था।
जो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर कोठे पर बेच देता है। ये आदमी अपनी बहन के साथ मिला हुआ था। इस आदमी को मुझसे नफरत थी क्योंकि मैं इनकी सौतेली औलाद हूँ और जबकि मेरा छोटा भाई का सगा बेटा है, तो इसलिए वो अपनी सारी दौलत इसके नाम करना चाहते हैं। ये सब कुछ ड्रामा और मेरे लिए अच्छा पिता बन के साबित होना, ये सब कुछ इनका नाटक था। ये नहीं चाहते थे कि आप इनको छोड़कर चली जाओ, इसीलिए ये सब कुछ मेरे साथ कर रहे थे। लेकिन डैड, मैंने कभी भी आपको सौतेला पिता नहीं समझा था। मुझे तो यही लगता था कि आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लिया। मुझे नहीं पता था कि आपके प्यार के पीछे एक बहुत बड़ा दिखावा छुपा हुआ है। मम्मी मेरी बात सुनकर हैरान रह गई थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मम्मी ने डैड की तरफ घूरते हुए उनसे पूछा कि क्या ये सच कह रही है। डैड खामोश खड़े रहे थे और मम्मी ने तेज आवाज में उनसे पूछा, क्या प्रियंका सच कह रही है। डैड की झुकी हुई नजरें देखकर मम्मी डैड की सच्चाई के बारे में जान चुकी थीं। उन्होंने डैड से कहा कि मेरी बिन बाप की बेटी ने तुमसे हमेशा सगे बाप की तरह ही प्यार किया और तुमने उसके साथ क्या किया, ये घिनौना खेल खेला। आखिर तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अगर तुम इस बच्ची को भी समझ लेते तो तुम्हारे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं आ जाती। तुम्हें अगर मेरी बेटी से नफरत थी तो तुम मुझे बता देते, मैं इसको यहाँ से भेज देती। मगर जो तुमने किया वो तो बहुत गलत किया। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। मम्मी की बात सुनकर डैड की आंखों में आंसू आ गए थे। वो हाथ जोड़कर मम्मी से माफ़ी मांगने लगे क्योंकि वो मम्मी से बहुत प्यार करते थे और वो नहीं चाहते थे कि कभी भी मम्मी उनसे नफरत करें। उन्होंने मम्मी से कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस यही चाहता था कि इस घर में मेरे बेटे की ही परवरिश होनी चाहिए क्योंकि वो मेरा अपना खून था। मैं चाहता था कि किसी तरह से तुम्हारी बेटी को इस घर से निकाल सकूं और तुम्हारी बेटी को घर से निकालने का मुझे सिर्फ एक यही तरीका नज़र आया। मम्मी कहने लगी कि आपने गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सज़ा तो आपको मिलकर ही रहेगी। मम्मी ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और पुलिस को फ़ोन लगाने लगी। मम्मी ने डैड के लाख मना करने पर भी पुलिस को बुला लिया और उनको पुलिस के हवाले कर दिया। डैड के साथ साथ सभी लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। अब डैड तो जेल में है, लेकिन मम्मी और हमारा छोटा भाई, हम तीनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। हमें कभी डैड की याद नहीं आती क्योंकि उन्होंने जो किया था वो माफ़ करने लायक नहीं था। मम्मी ने तो डैड के बिना रहना सीख लिया था। मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। मुझे नहीं पता था कि डैड मेरे साथ एक दिन ऐसा भी करने वाले हैं। न जाने डैड ने मेरे साथ प्यार का इतना दिखावा क्यों किया था। अगर मुझे सबके बारे में पहले से ही पता होता तो मैं कभी भी डैड की इन प्यारी बातों में नहीं आती। अब मेरे अंदर एटीट्यूड भी ख़त्म हो गया और अब मैं गरीबों से भी प्यार करने लगी हूँ। आखिर उस गरीब भिखारी ने जो मुझे बद्दुआ दी थी, शायद ये सब उसी का नतीजा था। मैं आज भी उस भिखारी को ढूंढ रही हूँ। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए। अगर ऊपर वाले ने हमें किसी काबिल बनाया है तो हमें ज़रूर सामने वाले की मदद करनी चाहिए। लेकिन शायद अपने ईगो में आकर मैं उस भिखारी की मदद नहीं कर पाई थी। आज मुझे अपने आप से बहुत नफ़रत होती है कि मैं पहले कैसी थी, लेकिन अब मैं गरीब लोगों को बहुत अच्छा समझती हूँ और गरीबों की बहुत मदद करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।